हेलो। तो कैसे हो सारे? होप यू आर डूइंग फाइन। तो हमें अपना जो लास्ट कंसेप्ट था हमारा इस चैप्टर का 9.1 का फाइनेंशियल प्लानिंग, वो हमें आज ख़त्म करना था। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और मतलब आ जाता है क्वेश्चन इसमें काफ़ी बार कि कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कई बार केस स्टडी के फॉर्म में, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ये आ जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या करना है फ्यूचर में। जो हमें ये देखते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, उसको तो हम कहते हैं प्लानिंग। और जो फाइनेंस मैनेजर फॉर्मुलेट करता है क्या, प्लान्स किसके रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, कि उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितना उसको पैसा चाहिए। प्रोक्योरमेंट मतलब निकालना, पैसा निकालना। लिख लेना, ये प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है पैसा निकालना, कि वो कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो उसको प्रोक्योर को कैसे करे, उसको निकाले कैसे, और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करे, उसको यूज़ कैसे करे, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में वो कहता है इट रेफर्स टू प्री डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड। कि मतलब प्री डिटरमाइन करना एक्टिविटीज़ को, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम अचीव कर सकें। ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या इंप्लाई करता है कि वो एक फोरकास्टिंग होती है कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी फाइनेंशियल नीड्स होंगी, और उसके लिए जो सूटेबल रिसोर्सेज जहाँ से हम उसको प्रिक्योर करेंगे और उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। इसमें हम क्या कहते हैं, ये सब हम किस में करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये जो हमें चार्ट दिया, इसमें क्या देखा जाता है, डिटरमाइन क्या करते हैं इसके, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तीन चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन। रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन, रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते चलो हमारा आगे आता है प्रोसेस क्या है। 3 स्टेप्स में इसका प्रोसेस सारा खत्म हो जाता है। पहले हम डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को, फिर डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, और फिर प्रोसीजर्स को। ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर। तो फर्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। फर्स्ट स्टेज में हम जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है वो डिटरमाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ना 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि हमें शॉर्ट टर्म में, तो आप बस ये रट लो कि शॉर्ट टर्म में हम क्या देखते हैं, एडिक्वेट लिक्विडिटी हो ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सो एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब जो हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज है उसमें उससे ऐसा पैसा लेना उन सोर्सेज से जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना है। सेकंड स्टेज है जो फाइनेंशियल प्लानिंग की, उसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करते हैं, ताकि जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। अगर हमारी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमारी पॉलिसीज़ ठीक है, हम इसलिए उसी की वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है, कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। तो ये सारी पॉलिसीज़ मतलब एज एग्जांपल आप इंक्लूड कर सकते हो। फॉर इंस्टांस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कंपनी की पॉलिसी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल से वो पैसा उठाएगी इनिशियल ईयर में। रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड द पॉलिसी में बी टू कीप द रेट ऑफ डिविडेंड लो इन द इनिशियल ईयर। जैसे नई कंपनी बनी, उसने पैसा कैसे उठाया, इक्विटी शेयर कैपिटल से, और अब उसको डिविडेंड क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर है उसमें वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि उसको अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, एग्री। स्टार्टिंग में वो अपना क्या कहते हैं, डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने पास भी पैसा रखना है, क्योंकि उसको आगे जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है उसमें ग्रो करना है, तो वो इनिशियल ईयर में डिविडेंड कम रखती है। ऐसे ही क्या कहते हैं, रिगार्डिंग क्रेडिट सेल, जो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बस यही है कि सिर्फ गुड्स किसको क्या कहते हैं, बेचने हैं क्रेडिट पे, टू द क्रेडिट वर्थी कस्टमर, जो कि क्रेडिट वर्दी हो, जो मतलब क्रेडिट लेने के लायक हो। तो ऐसे हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है फाइनेंस के रिलेटेड। तो हम ये सारी पॉलिसीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनाते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके। आगे हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो कह रहा है इन द थर्ड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्रोसीजर्स है, रिसोर्स नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। हम प्रोसीजर को डिटरमाइन करते हैं। प्रोसीजर क्या होते हैं वो और ज़्यादा क्लियर होता है पॉलिसी से। जैसे
आप होता नहीं गूगल मैप है समझो, ऊपर से इंडिया का नक्शा बना है, आप थोड़ा सा और खोल के देखो तो थोड़ी बहुत आपको स्टेट्स दिखेंगी, आप थोड़ा सा और खोल के देखो तो उसमें सिटीज़ दिखेंगी। वैसे एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, आप उसको थोड़ा सा और खोल के देखो, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या दिख रही है पॉलिसीज़, और उनको थोड़ा सा और खोल के देखो तो उन पॉलिसीज़ को कैसे परफॉर्म करना है वो होगा प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है कि द वे ऑफ डूइंग द जॉब, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोसीजर इट इज़ लेट डाउन इन वट ऑर्डर अ जॉब विल बी परफॉर्म, कि कैसे किस ऑर्डर में हमें एक जॉब को परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल कि डिसीजन रिगार्डिंग डिपेंडिंग ऑन इक्विटी कैपिटल इन द इनिशियल ईयर ऑफ द कंपनी इज अ पॉलिसी, कि हम स्टार्टिंग के ईयर में इक्विटी कैपिटल पे क्या कहते हैं वो रिलाई करेंगे कंपनी के इनिशियल ईयर में, तो वो क्या है हमारी पॉलिसी है। लेकिन डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू प्रिक्योर इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर, हम इनिशियल ईयर में उस पर डिपेंड करेंगे, तो वो तो चलो हमारी पॉलिसी है। लेकिन हम कैसे कौन कौन से स्टेप्स थे, जहाँ पे स्टेप्स आ जाएं वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं प्रोसीजर की, हम कौन कौन से स्टेप्स से जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको प्रिक्योर कर सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा हमारे प्रोसीजर में, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल प्रोसीजर में। सिमिलरली जो क्रेडिट सेल है वो एक पॉलिसी है, ठीक है। पर आगे जो सीक्वेंस देखेंगे कि अगर हमें पैसा ना मिले, नॉन रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट ऑन टाइम, तो आगे जो हमारा वो है, आगे जो हमारा प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे फाइनेंशियल प्रोसीजर। जैसे हम पहले ये एग्जांपल दिया और ये एग्जांपल काफ़ी सही एग्जांपल है, आप लिख सकते हो पेपर में इसको, कि हम पोलाइट रिमाइंडर भेजेंगे डेटर को, फिर क्या कहते हैं उसको टेलीफोन वगैरह करेंगे, फिर उसको पर्सनली मिलने जाएंगे, और फिर भी अगर नहीं वो पैसे दे रहा तो हम उसके लिए लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा वो है। फिर लास्ट में आते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लास्ट में आते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर करना क्या, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, कि जब हमें ज़रूरत हो तब हमारे पास जो हमारे फंड्स हैं वो होने चाहिए, जब हमें ज़रूरत हो तब हमारे पास जो फंड्स हैं वो होने चाहिए। इसमें क्या इंक्लूड कर रहा है, दिस इंक्लूड, इसमें क्या मतलब हम देखेंगे कि जो प्रॉपर एस्टिमेशन हो फंड्स की, जो फंड्स की हमारे पास प्रॉपर एस्टिमेशन हो, जो हमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स चाहिए। समझो आपको कोई काम करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको पहले ही सोच के रखना पड़ेगा। आप सोचते नहीं कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को कहते हैं एस्टिमेशन लगाना, कि आपको इतने पैसे की ज़रूरत है, उसको पहले एस्टिमेट लगाना। सच एज अगर आपने क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करने हो या आपको डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट करने, तो आप पहले ही एक वो लगा के रख लेते हो कि आपको कितना चाहिए, पैसे चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ नीड टू एस्टिमेट द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल एंड व्हाट विल इट्स पॉसिबल रिसोर्सेज, कि मतलब वो कह रहा है कि चलो हमने फंड्स एस्टिमेट कर लिए, हमें ये भी देखना है कि हम कितने टाइम में उनको क्या कहते हैं प्रिक्योर कर सकते हैं, कि कितने टाइम में उनको अवेलेबल कर सकते हैं। ये सोच लिया कितना पैसा चाहिए, अब कितने टाइम में वो आएगा, कितने टाइम में वो अवेलेबल होगा, हमें वो भी सोचना पड़ेगा, और कौन से पॉसिबल रिसोर्सेज होगा हमें वो भी सोचना पड़ेगा। मतलब वो मेनली इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें सब कुछ एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि किस टाइम पे कितनी अवेलेबिलिटी चाहिए, कितने फंड्स की, ठीक है। तो आगे आता है सेकंड पॉइंट हमारा, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली, टू सी दैट द फर्म जो हमारा बिजनेस है डज नॉट रेज रिसोर्सेज यानी कि पैसा अननेसेसरली, कि फालतू में पैसा रेज ना करे। ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो बैलेंस है कैश का वो ना ही एक्सेस में और ना ही शॉर्ट में, जो मैंने आपको समझाया था प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी अप्रोच होती है। ये पॉइंट से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि जो बैलेंस है कैश का वो ज़्यादा हो तो भी हार्मफुल है, कम हो तो भी हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपके बिज़नेस में कितना क्या कहते हैं आपको चाहिए 5 लाख, आपके बिज़नेस में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपको 5 लाख रुपए क्या कहते हैं आइडल पड़े हैं, ना किसी काम के ना ऐसे। जब आपको पैसे ही क्या कहते हैं 5 लाख चाहिए और आपके पास 5 लाख वैसे ही पड़ा है, तो द कैश ऑफ 5 लाख विल रिमेन आइडल, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, और वो इससे क्या होगा, आपको लॉस होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब लॉस ऑफ इंटरेस्ट आप सोचोगे कि हमारे पास पैसा पड़ा है तो वो हमें लॉस कैसे हो रहा है, वो आप ऐसे ही सोचोगे। नॉर्मल बंदा ये सोचता है कि जब हमारे पास पैसा पड़ा है तो वो हमें नुकसान क्यों दे रहा है, वो तो चलो बढ़िया हमारे पास सेविंग्स है, हमें फ्यूचर में हेल्प करेगी। लेकिन अब ये देखो जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आ सकता था वो आपका मर गया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ सकता था वो आपका मर गया। इसमें थोड़ा बहुत ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट आप पे लग जाता है, जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की क्या कहते हैं नेक्स्ट फोरगोन अपॉर्चुनिटी, की हाँ जी आपके पास पैसा ऐसे ही पड़ा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, वही अगर आप लगवा दो कहीं पे तो उस पर आपका इंटरेस्ट आ सकता है। वही आप कोई चीज़ कर दो, कंस्ट्रक्ट कर दो, वहाँ पे आपको रेंट आ सकता है। ऐसे मतलब किसी तरह भी उस पैसे के आगे पैसा बन सकता है, लेकिन आप ऐसा बना नहीं रहे हो, उसको ऐसे आइडली छोड़ा हुआ है। किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लो, उससे आपको मे भी प्रॉफिट आ सकता है, तो वही ना पैसा ऐसे ही आइडल पड़ा है, आप उसको किसी तरह यूज़ नहीं कर रहे हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर क्या कहते हैं आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपये अवेलेबल हो और आपको 5 लाख रुपये चाहिए, तो इससे क्या कहते हैं
कहते हैं ना वही पैसा कम पड़ा है, चाहिए हमें ज़्यादा, तो इससे डैमेज हो सकती है रेपुटेशन कंपनी की अगर कंपनी टाइमली पेमेंट्स ना करे। इन शॉर्ट ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, ये वर्ड याद रखना, फाइनेंस अवेलेबल हो किसमें, एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो, ना ज़्यादा ना कम, और वैल इन टाइम हो, कि मतलब ऐसा ना हो कि चाहिए आज अरेंज महीने बाद हो रहे हैं, टाइम पे पैसा होना चाहिए और एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। अब इसका जो हमारा ये लास्ट आ गया कि इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की जो मेन इंपॉर्टेंस है यही, एक सेकेंड, मेन इंपॉर्टेंस ये कि हमें हेल्प करती है इवेंचुअलिटीज़ फेस करने में, हेल्प करती है। इवेंचुअलिटीज़ क्या होती है, इवेंचुअलिटीज़ यानी कोई सडन एमरजेंसी आ गई, कोई कुछ, इवेंचुअलिटी मतलब इवेंचुअली यानी कि बाद में, इवेंचुअलिटी मतलब बाद में कोई भी अनसर्टनिटी होगी उसको फेस करने में हेल्प करती है। जैसे हम इसमें पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं किसका, बिजनेस सिचुएशन का, इस बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल प्लान्स प्रिपेयर करते हैं। ऐसा करने से जो हमारे जो इवेंचुअली हमें कोई क्या कहते हैं कुछ हो भी सकता है लॉस, तो हम उसको जब पहले एस्टिमेट कर ले कि हाँ जी ये हो सकता है, उसके लिए हम कोई एक्शन ले लें, तो जो हमारा इवेंचुअल सिचुएशन है, जो बाद में कोई सिचुएशन आ सकती है, उसको फेस कर सकते हैं इन अ बेटर वे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस शॉक जो झटके देता है वो भी हम इससे क्या कहते हैं अच्छे से कवर कर सकते हो, सरप्राइजेस वो भी। आप ऐसे समझ लो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको जैसे मैंने पढ़ाया था, दो चीज़ें होती है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट। अपॉर्चुनिटी भी आपको क्या कहते हैं टाइमली अगर आप उसको कवर अप कर लोगे तो आप अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो, और अगर थ्रेट है आप उसको पहले ही समझ लो तो आप उसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो वो कह रहा है इससे अवॉइड कर सकते हैं बिजनेस के शॉक और सरप्राइजेस। जैसे प्रॉपर प्रोविजन अगर हम बना लें कि शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड का, कि एंड फ्यूचर के रिसीट और पेमेंट से हम अगर पहले ही सोच लें कि हमें इतना पैसा आने वाला है, इतना देना है, उस हिसाब से हम अपना आज का प्लान बना लें, तो हम क्या कहते हैं बिजनेस के शॉक्स और सरप्राइजेस कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फिर आता है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज़, काफ़ी एक्टिविटीज़ से कोऑर्डिनेट करता है, जैसे सेल, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हम नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि बिज़नेस की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर है उसके ऑपरेशन की। तो कहीं पे क्या कहते हैं आप ज़्यादा पैसा खर्च कर दो, कहीं पे आप अंडर एस्टिमेशन कर दो कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा पैसा चाहिए, यहाँ पे कम पैसा चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन के लिए, कोई पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए, उससे पैसा क्या कहते हैं कहीं पे ज़्यादा लग जाए, कहीं पे कम लगे, तो दोनों जगह लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इससे अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो तो आपको पता है कि कहाँ पे अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में पैसा खर्च करना है। तो वही बात है कि जो आपका लॉस हो सकता है, वो वेस्टेज हो सकती है जो फाइनेंस की, वो आपकी अवॉइड होती है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, हेल्प टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, कि आप प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक कर देते हो। कि इसमें ये एफर्ट किए जाते हैं कि जो हम प्रेजेंट में आज जो प्लान बना रहे हैं वो हमारे फ्यूचर में क्या है जाके वहाँ पे जाके लिंक करें, और वहाँ की जो सिचुएशन है वहाँ पे उन सिचुएशन को फेस करने में हमें मदद करे। तो वही कह रहा है कि ये एक लिंक बनाया जाता है जो कि हम हमारे प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ लिंक बनाया जाता है। ऐसा करने से हमारा जो रिस्क है फ्यूचर अनसर्टेन रिस्क, वो कम हो जाता है। फिर आता है हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको पढ़ाए थे, फाइनेंसिंग डिसीजन आपको पढ़ाए थे, तो इन दोनों के बीच में लिंक बन जाता है। जैसे इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग, ये इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम देखते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड फंड्स विल बी मेड अवेलेबल, कहाँ से अवेलेबल करेंगे वो हम कहाँ पे देखते थे, फाइनेंसिंग डिसीजन में। अंडर इट इसमें एक मिक्स बनाया जाता है शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल का, जो हम फाइनेंसिंग में पढ़ा था, इस तरह से कि जो हमारी कॉस्ट है कैपिटल की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो। मतलब उन्हीं जो पीछे चीज़ें पड़ी हैं उसी का एक छोटा सा वो समरी दे दी इस पॉइंट में। फिर आता है लास्ट में फाइनेंशियल कंट्रोल, कि जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट कंट्रोल के अंदर क्या की जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग की वजह से कंट्रोल आता है, आपको पता है। अंडर इट इसमें ना हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, कि हाँ इस मतलब आपने स्टैंडर्ड बना लिया, इस साल हमें इतना प्रॉफिट बनाना है, इस साल हमें इतना पैसा हमारा एक्सपेंडिचर होगा, तो हम फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बना लेते हैं। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, जिससे हम डेविएशन जो आते हैं हम उनको ट्रेस करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो यही था इसमें मेनली, और ये सारा का सारा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पर 3 वीडियोस बन गई और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इस चैप्टर को कवर करने में। तो ये याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बड़े अच्छे से करना है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लियो 8837832278, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।